हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 3 नेटवर्क थ्योरम्स प्रूव किए। थेवेनिन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम। आज के लेक्चर में हम बाकी 3 थ्योरम्स करेंगे, नॉर्टन्स थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम और कंपनसेशन थ्योरम। तो लास्ट लेक्चर में जब हमने थेवेनिन्स थ्योरम किया तो थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज़ में एक इम्पीडेंस। अब नॉर्टन्स थ्योरम को यूज़ करते हुए अगेन हम कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस। पिछले जब थेवेनिन्स थ्योरम हम लगा रहे थे तो वहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स लिया था, और जब वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं तो वो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, और जब करंट सोर्स हम ले रहे हैं तो ये शॉर्ट सर्किट करंट होगा। तो नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम से। इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जटिल जाल को एक धारा जनित्र तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट के तुल्य माना जा सकता है। धारा जनित्र से उत्पन्न धारा I इक्विवेलेंट का मान दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपथित धारा के समान होगी तथा प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट का मान खुले टर्मिनलों के मध्य प्रभावी प्रतिबाधा के बराबर होगा, जबकि जाल के समस्त स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। A linear active two-terminal network consisting of sources and impedances can be substituted by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistance. The current source being the short circuit current across the load terminal and the resistance being the resultant resistance between the terminals, with all sources short circuited but their internal resistances considered. तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसमें हमने लोड लगा रखा है ZL। अब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के इक्विवेलेंट अगर कोई सर्किट हम बनाते हैं तो लोड ZL में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। हमें मालूम है थेवेनिन्स थ्योरम हम लास्ट टाइम पे प्रूव कर चुके हैं, तो हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? E इक्विवेलेंट और उसके सीरीज़ में एक इम्पीडेंस Z इक्विवेलेंट। तो A B पॉइंट्स पर हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, और सपोज़ लोड में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो IL है, तो फर्स्ट सर्किट से IL की वैल्यू क्या हो जाएगी? E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। अब अगर हम नॉर्टन्स थ्योरम या नॉर्टन इक्विवेलेंट लगाना चाहें तो नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या होगा? I इक्विवेलेंट पैरेलल में Z इक्विवेलेंट और ZL। अब सपोज़ यहाँ करंट IL डैश फ्लो हो रहा है, तो अगर ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं, तुल्य हैं, तो IL डैश के बराबर होना चाहिए। तो IL की वैल्यू तो हमारे पास है E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। ISC क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट, जो I इक्विवेलेंट के बराबर है। IL डैश अगर हम निकालना चाह रहे हैं सेकेंड सर्किट में, IL डैश की वैल्यू क्या होगी? I इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL इंटू Z इक्विवेलेंट। I इक्विवेलेंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास क्या आएगा? E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL विच इज़ इक्वल टू IL। सो IL डैश इज इक्वल टू IL। तो IL करंट फ्लो कर रहा है लोड में से जब हम थेवेनिन सर्किट या थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, और IL डैश फ्लो कर रहा है ZL में जब हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। और सिंस द करंट इज सेम इन द लोड, दोनों परिपथ में लोड में से जो प्रवाहित धारा है वो समान है, इसका मतलब ये दोनों परिपथ
तुल्य हैं, दे आर इक्विवेलेंट. सो इफ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज करेक्ट, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट भी करेक्ट होगा. सो नॉर्टन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक करंट सोर्स आता है. करंट सोर्स इज द शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन द टर्मिनल्स जहाँ आप नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट लगाना चाह रहे हो, और Z इक्विवेलेंट उसके पैरेलल में होगा. Z इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स. और ये ध्यान रखिए कि जब इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं तो जो भी वोल्टेज सोर्स हैं उन्हें हम शॉर्ट कर देंगे, पर अगर उनकी इंटरनल इम्पीडेंस है तो उसको हम सर्किट में कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट वी कम टू द रेसिप्रोसिटी थ्योरम या पारस्परिकता प्रमेय. द्विपार्श्विक रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी रेखीय जाल में यदि एक स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल E है जाल के किसी एक लूप में स्थित हो तथा वह जाल के किसी दूसरे लूप में धारा I उत्पन्न करता है, तो उसी स्रोत E को दूसरे पाश में लगाने पर प्रथम पाश में धारा I ही उत्पन्न होगी. The reciprocity theorem states that if an EMF E in one branch of a network produces a current I in another, then if the EMF is moved from the first to second branch, it will cause the same current in the first branch where the source has been replaced by a short circuit. Reciprocity मतलब रेसिप्रोकेट हो सकते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट किससे मेजर कर रहे हैं हम? एमीटर से. तो वोल्टेज सोर्स और एमीटर को हम आपस में अगर एक्सचेंज भी कर दें तो भी जो वोल्टेज एक मैश में जो वोल्टेज सोर्स की वजह से दूसरे मैश में जो करंट है वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं. तो हमारे पास जैसे फर्स्ट सर्किट में हमने फर्स्ट मैश में वोल्टेज सोर्स E लगाया हुआ है और सेकेंड मैश में I2 करंट फ्लो कर रहा है. तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. किरचॉफ्स लॉ अगर अप्लाई किया तो E इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 I2. सेकेंड मैश में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो 0 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 इंटू I2 माइनस Z3 I1. सो I1 की वैल्यू हम निकाल लें और सॉल्व करके I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो I2 इज इक्वल टू Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3. अब सेकेंड पार्ट में अगर हम इस वोल्टेज सोर्स को फर्स्ट मैश से उठा के सेकेंड मैश में रखते हैं तो Z1 Z2 Z3 सेम रहे, सेकेंड मैश में E आ गया, और अब सपोज सेकेंड मैश में करंट है I2 डैश और फर्स्ट मैश में करंट है I1 डैश. अगेन किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 I2 डैश माइनस Z3 I1 डैश एंड 0 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 I1 डैश माइनस Z3 I2 डैश. तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम I1 डैश की वैल्यू निकाल देते हैं. तो I1 डैश की वैल्यू सेम आएगी एज I2 डैश. आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा. सो वी कैन प्रूव दैट I2 इज इक्वल टू I1 डैश या ZT12 इज इक्वल टू ZT21. वैल्यू कितनी आ रही है? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z3. तो ZT क्या है? ट्रांसफर इम्पीडेंस, अन्योन्य प्रतिबाधा. मतलब एक मैश में वोल्टेज सोर्स है और दूसरे मैश में करंट है, तो दोनों मैश के बीच की जो प्रतिबाधा है अन्योन्य प्रतिबाधा या ट्रांसफर इम्पीडेंस. तो ऐसा जाल जिसके लिए ZTIJ इज इक्वल टू ZTJI द्विपार्श्विक जाल कहलाता है. तो अ नेटवर्क इन विच द ट्रांसफर इम्पीडेंस इज द सेम ZTIJ is equal to ZTJI. Such a network is known as a bilateral network. मतलब दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफ़र इम्पीडेंस सेम रहती है. एक डायरेक्शन में मूव करो या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करो, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस की वैल्यू बदलेगी नहीं. Such a network is a bilateral network. Next we come to the compensation theorem, संभरण प्रमेय या प्रतिकार प्रमेय. इस प्रमेय को कभी कभी प्रतिस्थापन प्रमेय या सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी कहते हैं. सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्यों कहते हैं? क्योंकि
जो रेजिस्टेंस है उसको हम वोल्टेज सोर्स से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट देखें, किसी जाल में जिसमें विद्युत वाहक बल स्रोत हो जिसकी किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो तथा विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के सदैव बराबर हो। अर्थात जाल में प्रतिबाधा पर धारा प्रवाह से उत्पन्न विद्युत वाहक बल या जनित्र से उत्पन्न तुल्य विद्युत वाहक बल में कोई अंतर नहीं होता। मतलब अगर हम कोई सर्किट ले रहे हैं, उस सर्किट में अगर कोई रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक वोल्टेज सोर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होगी? सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, आई आर के बराबर। तो कंपनसेशन थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज the resistance of any network can be replaced by a voltage source having the same voltage as the voltage drop across the resistance which is replaced. Now we have a electrical network, and if a load resistance RL is connected, हमने एक electrical network लिया है, उसमें load resistance R connected है, और इस R में अगर I current flow करता है तो इस रेजिस्टेंस को हम एक वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी? आई आर। सो इन एनी लीनियर बायलैटरल इलेक्ट्रिक नेटवर्क, if in any branch the initial resistance R has a current I conducting through it, and if the resistance of the branch is changed by a factor of delta R with its final value R plus delta R, the final effect in various branches due to the change in the resistance of the branch can be calculated by injecting an extra voltage source minus I delta R along with the resistance in the modified branch. तो अगर हमारे पास कोई सर्किट है, उसमें सपोज रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है बाय अ फैक्टर ऑफ डेल्टा आर, मतलब आर थी, आर प्लस डेल्टा आर हो गई, तो ऑब्वियसली करंट भी चेंज होगा। तो वो चेंज इन करंट, एक तरीका तो ये है, हमने पहले आर के थ्रू जो करंट निकाला वो वैल्यू निकाली, आर प्लस डेल्टा आर के थ्रू जो करंट है वो वैल्यू निकाली, और फिर दोनों का डिफरेंस लिया। एक तरीका तो वो है, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं डेल्टा आई की वैल्यू। कैसे? उस चेंज्ड रेजिस्टेंस के सीरीज़ में हम एक वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंट कर देंगे। उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ओरिजिनल करंट I इनटू द चेंज्ड रेजिस्टेंस डेल्टा R। तो इसको हम दिखाते हैं। फर्स्ट सर्किट में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, सपोज VO, रेजिस्टेंस में सर्किट RTH और लोड रेजिस्टेंस RL। तो करंट I की वैल्यू क्या हो जाएगी? VO अपॉन RTH प्लस RL। अब सपोज ये RL चेंज होकर RL प्लस डेल्टा RL हो गया, तो ऑब्वियसली करंट चेंज होगा। इन दिस केस आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? VO अपॉन RTH प्लस RL प्लस डेल्टा RL। सो चेंज इन करंट कितना होगा? डेल्टा आई डैश माइनस आई, VO अपॉन RTH प्लस RL प्लस डेल्टा RL माइनस VO अपॉन RTH प्लस RL। डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? माइनस आई डेल्टा RL अपॉन RTH प्लस RL प्लस डेल्टा RL। तो ये तो तरीका कन्वेंशनल, हमने चेंज इन करंट निकाल लिया। अब अगर हम ये थ्योरम लगा रहे हैं, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग RTH रेजिस्टेंस, RL प्लस डेल्टा RL रेजिस्टेंस, और इसी के सीरीज़ में हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया VC, कंपनसेटिंग वोल्टेज, और इसकी वैल्यू कितनी है? आई डेल्टा RL। इसका पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर करंट फ्लो होता तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, पर डेल्टा आई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो डेल्टा आई किसके बराबर होगा? माइनस VC अपॉन RTH प्लस RL प्लस डेल्टा RL, और VC की वैल्यू क्या है? आई डेल्टा RL। तो डायरेक्टली हम चेंज इन करंट निकाल सकते हैं इस थ्योरम से। जस्ट
चेंज्ड रेजिस्टेंस के सीरीज़ में हमें एक वोल्टेज सोर्स देना पड़ेगा और वो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ओरिजिनल करंट इनटू द चेंज्ड रेजिस्टेंस। जो मूल धारा थी वो और जो प्रतिबाधा में परिवर्तन है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें वोल्टेज देगा। सो दिस प्रूव्स द कंपनसेशन थ्योरम। एंड नाउ विद दिस आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। इस यूनिट से रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। उन एक क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए और अगर आप कर भी लेते हैं तो मुझे भेज दीजिए, मैं उसको चेक करके आपको दूंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू।